साथ प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय विषय आज हमारे बीच में बातचीत के लिए मौजूद है। हमारा विषय है जाल में जेलेंस्की या फंस गए पुतिन। संदर्भ यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो एक फिल्मी अभिनेता के तौर पर अपनी प्रस्तुति इन दिनों तमाम विश्व पटल के मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं, दुनिया भर की संसदों को संबोधित कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वह किस प्रकार का चमत्कारिक नेतृत्व अपने देश को प्रदान कर रहे हैं, देश किस तरीके से रूस का मुकाबला कर रहा है और रूस के मुकाबले के लिए पूरी दुनिया को उनके साथ किस तरह आने की जरूरत है। जेलेंस्की भाषण बढ़िया देते हैं, प्रस्तुति बढ़िया करते हैं, लेकिन उसके एवज में अपने देश के लिए वस्तुतः वो मदद हासिल कर पाने में अभी तक नाकाम है जो उन्हें पुतिन के हमले से बचा सकते हैं। नाटो के तमाम देश अमेरिका समेत हथियार मुहैया कराने के लिए तो तैयार हैं, पर जेलेंस्की की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन की 1 इंच भूमि बचाने के लिए जेलेंस्की को एक नाटो सैनिक की मौजूदगी अभी तक हासिल नहीं हो पाई है। हालत यह है कि जेलेंस्की अब तटस्थ देश की भूमिका निभाने के लिए भी हामी भर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुतिन के संदर्भ में बात करें, दुनिया के तमाम रक्षा विशेषज्ञ मानते थे कि रूस के मुकाबले यूक्रेन की ताकत कुछ भी नहीं है। पुतिन चाहेंगे तो हद से हद 48 घंटे और बहुत ज्यादा लगा तो 1 सप्ताह 33 दिन होने को आए हैं, लेकिन पूरे यूक्रेन पे तो कब्जा छोड़िए, यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी अभी तक रूस का कब्जा नहीं हो पाया है। हालांकि रूस के तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि युद्ध बिल्कुल उसकी रणनीति के अनुसार चल रहा है। पहला चरण उन्होंने पूरा कर दिया है, अब वह डोनबास इलाके की स्वतंत्रता के लिए काम करने जा रहे हैं। इसे समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई रूस अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पा रहा है या खिसियाहट भरी स्थिति में अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहा है। और इन दोनों के बीच में जानने में दिलचस्पी इस बात की भी है हमारी कि क्या वाकई इन दो देशों की लड़ाई के बीच में दुनिया वाकई तीसरे विश्व युद्ध के खतरे में, या तीसरे विश्व युद्ध की बात केवल एक भपकी बात रहे, ऐसा कुछ होना नहीं है। कुल मिलाकर यूक्रेन को मोहरा बनाकर यूरोप और अमेरिका ने रूस को उलझा दिया है। रूस जो प्रगति में अमेरिका और यूरोप के अन्य देशों को टक्कर दे रहा था, 10-20 साल के लिए अब उलझ गया है। यूक्रेन में जो तमाम लाशें बिछ रही हैं वो दरअसल इन यूरोपियन देशों की राजनीति का शिकार हुआ देश की है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ सार्थक बात करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि द नेवर वॉज अ गुड वॉर और बैड पीस, अर्थात कभी भी अच्छा युद्ध या बुरी शांति नाम की वस्तु नहीं हुई है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, उनके द्वारा यह विचार हमें दिया गया। बहुत स्पष्ट तौर पर बात है, युद्ध के पक्ष में कितने भी तर्क दे लिए जाएं, पर कुल मिला के युद्ध कभी अच्छा नहीं माना जा सकता। और वैसे ही शांति के तौर पर हम कितनी ही आलोचना करें, पर शांति कभी बुराई के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती। इस रोशनी में ही अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में पूर्व राजदूत, विदेशी राजनीति के जानकार RS मल्होत्रा साहब हमारे साथ खास तौर पर मौजूद हैं। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढी साहब मौजूद हैं। और इन सबके बीच में स्वतंत्र राय देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नजदीकी से जानने वाले, जिन्होंने स्वयं ऐसी विभीषिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कवर किया है, यूगोस्लाविया के दौर में भी जो वहां पर गए थे, डॉक्टर राकेश पाठक जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं RS मल्होत्रा साहब से करना चाहता हूं और उनसे जानना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से देखें तो कुल मिलाकर पुतिन या जेलेंस्की इस समय बढ़त पर कौन है? पश्चिमी देश बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन पूरी तरह विफल हो गए। बाइडेन जो कुछ कह रहे हैं वो सभी दुनिया सुन रही है। और इन सबके बीच में एक बड़ा वर्ग ये मान रहा है कि कुल मिला के जेलेंस्की आज तक नहीं समझ पाए वो किस तरीके से मोहरा बनकर इस्तेमाल हो गए। मल्होत्रा साहब, आपकी टिप्पणी। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये युद्ध यूक्रेन और रूस लड़ जरूर रहे हैं आपस में, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे यूक्रेन की तरफ से अमेरिकन लेड वेस्टर्न अलायंस जो है, पश्चिमी देश हैं और रूस है। और मेन मकसद तो वेस्टर्न अलायंस यानी पश्चिमी देशों का यही लगता है, वो यूक्रेन की आड़ लेके रूस को नुकसान करना चाहते हैं, क्योंकि रूस कुछ सालों से काफी आगे, इकोनॉमिकली भी आगे आ रहा था और उनको ये डर लग रहा था कि कहीं उनके मुकाबले में दोबारा ना खड़ा हो जाए और दोबारा सोवियत यूनियन वाली पोजीशन ना उसकी बन जाए।
तो मुझे लगता है इन सब चीजों को देखते हुए ये यूक्रेन का एक उनको अच्छा बहाना मिला। वहां पे ऑलरेडी यूक्रेन और रूस के बीच में काफी तनाव था, डोनबास रीजन को लेके, क्रीमिया को लेके। अब उसमें जब ये रशिया ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर, तो इसीलिए किया क्योंकि यूक्रेन और उनके जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की साहब, उनका मन बिल्कुल बना हुआ है कि वो पश्चिम देशों के साथ यानी यूरोपियन यूनियन के साथ जाना चाहते हैं। चाहते तो वो नाटो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ही रूस ने वहां पे जो हमला कर दिया, उससे उनकी ये बात अधूरी रह गई। और इस बीच में यूक्रेन के सहायता के लिए वो तो आना ही था, तो वेस्टर्न कंट्री उनकी सहायता के लिए आ गए। अब वो उनकी हर तरह से मदद करने को तैयार हैं, उनको डिप्लोमेटिकली सपोर्ट दे रहे हैं, उनको रशिया को इकोनॉमिकली सैंक्शन उनके ऊपर लगाए हुए हैं। साथ में वो यूक्रेन को हर तरह के हथियार देने को तैयार हैं, लेकिन फाइटर प्लेन देने को तैयार नहीं है जिससे कुछ युद्ध में फर्क पड़ जाए, या टैंक देने को तैयार नहीं है। साथ में कोशिश उनकी ये भी है साथ साथ में कि ये युद्ध खींचता ही जाए ताकि रशिया इस युद्ध से इजीली बाहर ना निकले, और इस जब निकले भी तो दोनों देशों रशिया को खास करके इतना नुकसान हो जाए कि वो दोबारा इस तरह की चीज ना कर पाए। तो मुझे तो लगता है कि ये जो युद्ध हो रहा है इस वक्त यूक्रेन में, ये एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है वेस्टर्न पश्चिमी देशों और रूस के बीच में। अब पलड़ा किसका भारी है किसका नहीं, इसके बारे में जो मुझे समझ आता है वो ये है कि काफी हद तक जो रूस चाहता था उन्होंने उसमें कामयाबी पाई है। हालांकि शुरू में लगा कि वो एकदम खत्म कर देंगे इस चीज को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, काफी उनको रेजिस्टेंस मिला। लेकिन जो उनका मेन मकसद है कि अपना डोनबास रीजन जो है उसको क्रीमिया के साथ मिलाना, उसमें वो मुझे लगता है काफी हद तक ट्रैक पे हैं। जैसे उन्होंने अब खबरें आ रही हैं कि मारियोपोल के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। तो मुझे लगता है कि वो अपनी रणनीति के मुताबिक चल रहे हैं, हालांकि उनको काफी रेजिस्टेंस मिला और नुकसान भी काफी हो रहा। मैं दो चीजें आपसे और समझना चाहता हूं मल्होत्रा साहब। यूक्रेन के संदर्भ में नाटो देशों की मदद मिल रही है, नैतिक रूप से समर्थन मिल रहा है, हथियारों के तौर पर या अन्य मानवीय सहायता के आधार पर मदद मिल रही है। पर पुतिन ने भी कोशिश की थी इस युद्ध के ऐलान से पहले चीन को अपने साथ लेने के संदर्भ में, वह स्पेशली चीन गए भी थे, वहां पर एक 5000 पन्नों का उन्होंने समझौता भी साइन किया था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से आपसे समझना चाहता हूं कि क्या चीन के स्तर पर कोई मदद आपको रूस को मिलती हुई दिख रही है, एक सवाल। और दूसरा, टर्की के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि समझौता होने को ही है, 4 मांगों पर सहमति हो गई, 2 मांगे और बची है, समझौता हो जाएगा। अभी हम जब कार्यक्रम कर रहे हैं तब भी बातचीत चल रही है। क्या मौजूदा हालात में वाकई सुलह की कोई गुंजाइश आप देख पा रहे हैं, या कुल मिला के ये दावे हैं, ऐसे दावे अभी चलते रहेंगे लेकिन समाधान इतनी जल्दी होना नहीं? जहां तक चीन और रूस का सवाल है, उन दोनों के बीच में तो आपस में काफी अंडरस्टैंडिंग है। हालांकि चीन अपने कार्ड बड़े ध्यान से हमेशा ही प्ले करता है, वो बड़ी सोच समझ के साथ चलते हैं, वो ऐसी गलती कभी नहीं करते। जैसे जो बाइडेन जब पोलैंड के दौरे पे गए थे, उन्होंने कह दिया कि पुतिन बूचर है और रजीम चेंज की बात कर रहे थे। चाइना ऐसी गलती कभी नहीं करता है, उनकी लीडरशिप बहुत ही सोच समझ के बयान देती है। वो रशिया के साथ नैतिक तौर पे 100% मुझे लगता है। अब वो मदद कितनी कर पा रहे हैं उनकी आर्थिक रूप में, ये तो अभी तक सामने नहीं आया है, और ये जो वहां का सिस्टम है उसमें इतना जल्दी जानना आसान भी नहीं है। जहां तक बातचीत जो टर्की में हो रही है उसका सवाल है, अभी तक 5 राउंड हो चुके थे, उनके विदेश मंत्री भी मिल लिए थे, कोई कंक्रीट चीज सामने नहीं आई है। जहां तक मेरी समझ कहती है वो ये है कि जो शर्तें प्रेसिडेंट पुतिन ने लगाई हैं, वो तीनों शर्तें मुझे नहीं लगता एज इट इज प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की मानने वाले हैं। उनको पूरी तरह से पश्चिमी देशों का समर्थन है, और ये समर्थन उनकी इस आड़ में आ रहा है कि वो इन शर्तों को सीधे तौर पे नहीं मानेंगे। जैसे अब वो कह रहे हैं कि वो शर्त जब मानेंगे तो सबसे पहले तो कह रहे हैं जैसे सिक्योरिटी गारंटी की बात कर रहे हैं। अब गारंटी मुझे नहीं लगता कि उनको चाइना देगा रशिया के खिलाफ, गारंटी तो अल्टीमेट उनको नाटो का कंट्री ही देंगे, और नाटो मीन यूएसए और वही फ्रांस, वही जर्मनी, वही नाटो के बाकी सदस्य।
तो अगर वो गारंटी देते हैं तो ये तो बात वही हो गई जो रशिया नहीं चाहता कि वो नाटो का मेंबर बने, वो तो गारंटी उसी तरह की हो गई। तो मुझे लगता नहीं इस बात के ऊपर, इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर इस रूप में कोई समझौता इजीली होने वाला है। बाकी रही बात कि जो डोनबास रीजन के दो रिपब्लिक्स हैं, क्रीमिया है, उसके ऊपर उनको दोनों को अलग मान लेना और क्रीमिया के ऊपर रशिया का अधिकार मान लेना, मुझे लगता है ये एक बहुत सीरियस सवाल है प्रेसिडेंट जेलेंस्की के सामने। उनकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर सीधी चोट है। अगर ये बात वो मान गए तो फिर तो मैं यही मानूंगा कि सब कुछ लौटा के होश में आए तो क्या हुआ। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, लेकिन लुट जिस तरीके से रहा है उस पर सवाल है। लेकिन मेरे साथ में जे.एस. सोढ़ी साहब है, बतौर रक्षा विशेषज्ञ अभी उलझन में है, पूरी दुनिया समझ नहीं पा रही है। सराहना यूक्रेन की लड़ाई लड़ने की क्षमता की करें, या रूस के द्वारा सफलता न मिल पाने के संदर्भ में करें, या रूस के इस दावे पर भरोसा करें कि जैसा हम चाहते थे वैसे ही परिणाम अभी तक आ रहे, युद्ध वैसा ही चल रहा है। आपसे जानना चाहता हूं सोढ़ी साहब, अब तक युद्ध 33 दिन के बाद जिस मुकाम पर है, क्या साबित हो रहा है इससे? जय हिंद डॉक्टर हिमांशु जी। जी हिमांशु जी, 33 दिन पहले 24 फरवरी को जब रूस की सेना ने यूक्रेन में हमला बोला, उसी वक्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पूरी दुनिया को एक टेलीविजन एड्रेस में बताया कि अगर कोई भी देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आएगा तो मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जो उन्होंने अपने इतिहास में कभी नहीं सीखा होगा। जब वो ये बात कह रहे थे, उसके पीछे उनकी शक्ति थी कि रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं, 6255, जिसमें से 1921 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं और बाकी के स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो जब प्रेसिडेंट पुतिन ने यह बात बोली तो कोई भी देश ने आज तक अपने जवान यूक्रेन की धरती पे नहीं भेजे। 3 दिन के बाद 27 फरवरी को प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने सारी न्यूक्लियर वेपन्स को अलर्ट पे कर दिया और एक दिन के बाद 28 फरवरी को रूस की नेवी की परमाणु पनडुब्बियां यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन्स बैरेंट्स सी से निकल के आर्कटिक महासागर में पहुंच गई और 3 दिन पहले वो आर्कटिक महासागर से अटलांटिक महासागर में पहुंच गई। अटलांटिक महासागर में पहुंचने का मतलब है कि अब जो रूस की नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन्स है वो अमेरिका और यूरोप के किसी देश को भी आराम से टारगेट कर सकती हैं। अब डॉक्टर जी, हमें एक चीज समझनी होगी कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो एक सैनिक रह चुके हैं, केजीबी में वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, वहां से इस्तीफा देके उन्होंने रूस की राजनीति में भाग लिया। अब प्रेसिडेंट पुतिन फौज की पढ़ाई और राजनीति दोनों अच्छी तरह समझते हैं। जब उन्होंने ये लड़ाई 24 तारीख को शुरू की तो उन्होंने इसको 4 तरफ से ये लड़ाई शुरू की और उन्होंने हर तरफ से एक एक कोर भेजी। फौजी पढ़ाई में जो एक कोर होती है उसकी वो एक सैनिक टुकड़ी होती है जिसकी नफरी 40 से 50 हजार जवान होती है। इन्होंने जो 4 कोर भेजी, एक कोर भेजी बेलारूस से होते हुए कीव की तरफ, दूसरी कोर नाइपर रिवर के पूर्व में, तीसरी कोर डोनबास एरिया से और जो चौथी कोर भेजी उन्होंने ब्लैक सी से होते हुए जो इनके टाउन्स हैं ओडेसा, मैरियोपोल, वहां पे भेजी। अब ये जो इन्होंने 2 लाख जवान भेजे, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा डॉक्टर हिमांशु जी, फौज की पढ़ाई में सिखाया जाता है जो भी आक्रमण करता है उसकी रेशो डिफेंडर के कंपैरिजन में 3:1 होनी चाहिए। यूक्रेन की सेना की नफरी 2 लाख जवान है, कायदे से फौजी पढ़ाई से पुतिन को 6 लाख जवान भेजने चाहिए थे यूक्रेन की धरती पे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने 2 लाख जवान ही भेजे अपनी रूसी सेना के। उसका कारण ये था कि वो यूक्रेन में कम से कम क्षति चाहते थे क्योंकि यूक्रेन की 30% आबादी का झुकाव रूस की तरफ है और वो रूसी भाषा बोलते हैं। फौज की पढ़ाई में एक और चीज सिखाई जाती है कि किसी भी शहर पे कब्जा करना हो तो उसको 3 तरीके से किया जाता है, आइसोलेशन, इन्वेस्टमेंट और कैप्चर। उसका हिंदी अनुवाद होता है अलग करना, निवेश करना और कब्जा करना। तो पुतिन ने क्या किया, उसने अपने जो 2 लाख जवान भेजे उसने अधिकतर उसमें टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री भेजी और यूक्रेन के 85 शहरों को इन टैंकों ने घेर लिया, जिसमें से जो 23 बड़े शहर थे जैसे कीव हो गया, खार्किव हो गया, ओडेसा हो गया, इस पे इन्होंने निवेश करना शुरू किया, बमबारी शुरू की। इसका नतीजा क्या हुआ कि जो भी ये शहर अलग हो गए थे या आइसोलेट हो गए थे उसके अंदर ना हथियार जा सका, ना राशन, ना पानी, और लोगों जो उसमें थे उनको एक कैद की फीलिंग होने लग गई और लोग आस्ता आस्ता वहां से भागने लग गए। अब जो फेज चल रहा है वो निवेश का चल रहा है, इन्वेस्टमेंट का चल रहा है, जहां पे
यूक्रेन के जो 30 महत्वपूर्ण शहर हैं उनको बर्बाद किया जा रहा है, ताकि उनके अंदर की जो भी रेजिस्टेंस है, जो भी लड़ने की क्षमता वो खत्म हो जाए और पुतिन की जो रूसी सेना है वो जाके इन शहरों पे कब्जा कर ले। मैं एक और बात ये बताना चाहूंगा कि जब पुतिन ने ये लड़ाई की प्लानिंग की तब उन्होंने सोचा कि मैं 7 से 10 दिन के अंदर मैं यूक्रेन को जीत लूंगा, और उन्होंने उसी के मुताबिक अपने पेट्रोल, FOL, डीजल, ये सब उन्होंने 7 से 10 दिन का केटर किया और उन्होंने सोचा 7 से 10 दिन में मैं यूक्रेन जीत जाऊंगा। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यूक्रेन ने क्या किया कि फौजी पढ़ाई में जैसे हमें सिखाया जाता है कि अगर कोई आपके देश में आक्रमण करे तो बॉर्डर पे सेना तैनात करते हैं। यूक्रेन ने ये नहीं किया क्योंकि यूक्रेन को शुरू से पता था कि रूस की सेना हमसे बहुत ताकतवर है, जवानों में भी और इक्विपमेंट में भी। तो उन्होंने क्या किया, जितने ये शहर थे, शहर को इन्होंने अपनी आर्मी शहरों के बॉर्डर पे डिप्लॉय कर ली और उन्होंने सिविलियंस को बंधक की तरह अपने साथ रख लिया, ये सोच के कि पुतिन उन पे सिविलियंस पे हमला नहीं करेगा। तो ये जो लड़ाई चल रही है ये हालांकि थोड़ी लंबी चल गई, लेकिन इस लड़ाई का अंत ये है कि ये 9 मई से पहले ये लड़ाई खत्म होनी है, क्योंकि 9 मई को हर साल रूस में विक्ट्री परेड होती है, जीत का जलसा निकलता है, और 9 मई से पहले ये लड़ाई खत्म होगी और तब तक ज़ेलेंस्की या तो पूरी तरह टूट जाएंगे, हर शहर उनका बर्बाद हो जाएगा, या अगर 9 मई से पहले वो तब भी अमेरिका की सहयोग से किसी तरह लड़ पाए तो शायद ये लड़ाई खतरनाक मोड़ पे चली जाएगी, जहां पे पुतिन को कोई परमाणु, कोई रासायनिक हथियार यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अब ये लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चला सकते, क्योंकि हर दिन रूस का यूक्रेन में $20 बिलियन का खर्चा हो रहा है। डॉक्टर हिमांशु जी, हमें याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका ने देखा कि जापान हावी हो रहा है उनपे, तो उन्होंने क्या किया, 6 और 9 अगस्त को उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी में एटम बॉम्ब गिराया। उसका नतीजा था कि 6 दिन के बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने अपने हथियार सरेंडर कर दिए और 2 सितंबर 1945 को दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। तो ये लड़ाई भी उसी तरफ जारी है। अगर यूक्रेन अभी भी नहीं संभलता, अभी भी नहीं समझता है, तो या तो रूस की सेना उनको ओवररन कर लेगी, उनके हर इंपॉर्टेंट शहर पे कब्जा कर लेगी और ज़ेलेंस्की के पास कोई चारा नहीं रहेगा, और अगर किसी कारण से वो ज़ेलेंस्की ये लड़ाई को लंबी खींच पाते हैं तो रूस 9 मई से पहले कुछ ऐसे खतरनाक कदम उठाएगी जिससे ज़ेलेंस्की के पास कोई चारा नहीं होगा बजाय सरेंडर करने के। बहुत विस्तार के साथ में सोढ़ी साहब आपने हमें पूरी घटनाक्रम को बताया है, लगभग दृश्य के पूरे सिनेरियो को आपने व्यक्त कर दिया है, पर मैं आपसे जानना यह चाहता हूं कि रूस की जो क्षमताओं का आकलन था और जो अभी तक प्रदर्शन है, बतौर सैन्य विशेषज्ञ आप मानते हैं जो उसकी क्षमता थी उसके अनुरूपी वो प्रदर्शन है, या लोगों ने ओवर एस्टिमेट किया हुआ था? और रूस के संदर्भ में खबरें जो पश्चिम मीडिया के माध्यम से हैं कि उनके हथियार अच्छे नहीं है, उनकी फौज में दम नहीं है, उनकी फौज का मनोबल नहीं है, इस प्रकार का आप देख पा रहे हैं, या आप मानते हैं कि फौज को जैसा लड़ना चाहिए था रूस वैसा ही काम कर रहा है और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है? डॉक्टर हिमांशु जी, जो रूस की सेना है वो एक बहुत प्रोफेशनल सेना है और जिसने काफी लड़ाइयां देखी हैं, चाहे अफगानिस्तान हुआ, चाहे आर्मेनिया हुआ, क्रीमिया हुआ, अजरबैजान हुआ, तो रूस की सेना को लड़ाई का काफी एक्सपीरियंस है और रूस की जो ट्रेनिंग भी होती है वो काफी स्ट्रिक्ट और सख्त होती है। हाँ, रूस की सेना का थोड़ा जो ऑब्जेक्टिव था वो टाइमली अचीव नहीं हुआ, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने सिविलियंस को बंधक बना के उनको एक शील्ड की तरह, एक आड़ की तरह इस्तेमाल किया, एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया, जिससे कि जो रूस की सेना का जो स्पीड होनी थी वो स्पीड हुई नहीं। लेकिन पुतिन ने ये लड़ाई की प्लानिंग 2014 से की हुई है और हालांकि उनका खर्चा हो रहा है, लेकिन उनकी जो प्लानिंग है वो 6-7 साल से 8 साल से चली आ रही है और वो अपना ऑब्जेक्टिव जरूर अचीव करेंगे। थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनका मेन एम है कि यूक्रेन के सिविलियंस को कम से कम हानि पहुंचाना, क्योंकि 30% सिविलियंस का झुकाव रूस की तरफ है। ये लड़ाई स्लो चल रही है, एक फौजी तरीके से ये ज्यादा स्पीड से चलनी चाहिए थी, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने सिविलियंस को एक ढाल की तरह यूज कर लिया है, उसकी वजह से इस लड़ाई में थोड़ी जो स्पीड है उसमें कमी आ गई है। लेकिन जहां तक रूस की सेना का सवाल है, उनके जवान का मोराल, उनका इक्विपमेंट वो बहुत बेहतर क्वालिटी का, बहुत बेहतर है। सोढ़ी साहब मान रहे हैं कि कुल मिलाकर रूस उम्मीद के मुताबिक ही प्रदर्शन कर रहा है। पर मैं डॉक्टर राकेश पाठक आपके पास जो जानना चाहता हूं वो सोढ़ी साहब ने जो बात कही है उसके विरोधाभास को लेकर जानना चाहता हूं। जो बाइडेन अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति पोलैंड गए, उन्होंने बताया, जिसका उल्लेख मल्होत्रा साहब कर रहे थे, बूचर,
कसाई है पुतिन, हटना चाहिए। और सोडी साहब ये बता रहे हैं कि जेलेंस्की जो अपने आप को महामानव के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं, युग पुरुष के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, वो अपनी लड़ाई के लिए, अपने फौजियों के ढाल के लिए आम नागरिकों को इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने अपनी फौजें सेना में को सीमा पे तैनात करने के स्थान पे शहरों में रखा है, वहां रखा है जहां पर आम आदमी है। आम आदमी मर रहे हैं, वो दुनिया को बता रहे हैं देखिए आम आदमियों पे हमला हो रहा है। वो आम आदमियों को पेट्रोल बम उपलब्ध करा रहे हैं, वो आम आदमियों को हथियार उपलब्ध करा रहे हैं। और जब लोग मारे जा रहे हैं तो साथ में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए पुतिन कितना गलत कर रहे हैं, रशिया कितना गलत कर रहा है। तो आपसे जानना चाहता हूं कि असल कसाई बतौर पत्रकार आपकी निगाह में कौन है, व्लादिमीर पुतिन या जेलेंस्की? देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को कसाई कहना, जी, यद्यपि जो बाइडेन ने तो उन्हें युद्ध अपराधी भी कहा है, जी, तो ऐसा किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पुतिन पर मुकदमा चलने की कोई तैयारी अमेरिका या नाटो या यूरोपियन यूनियन ने की हो, अभी तक ऐसा हमारी जानकारी में नहीं है। जी, तो ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनय के जुमले ही कहे जाएंगे। जी, दो तीन बातों को मैं क्रमशः लेना चाहूंगा। सोडी साहब ने बहुत ही अच्छे से और विस्तार से इस युद्ध को समझने की और समझाने की कोशिश की और मैं उनसे सहमत हूं। नंबर एक, कि रूस इस लड़ाई को अपने अलग रणनीतिक कौशल से लड़ रहा है और उसके पीछे उद्देश्य सिविलियन आबादी का कम से कम नुकसान ही है। वरना यह संभव नहीं है कि रूस जैसी महाशक्ति यूक्रेन को इतने दिन तक उलझा कर रखे या यूक्रेन उसे इतने दिन तक उलझा कर रखे। हमारे पास खास तौर से जो तीसरी दुनिया के देश हैं, इनके पास जो सूचनाएं आती हैं वो ज्यादातर अमेरिकन और यूरोपियन जो मीडिया है, आप कितने भी बड़े बड़े चैनल और देख लीजिए एजेंसी, बीबीसी हो, अल जजीरा हो, कोई भी हो। अभी मैं प्रकाश के रे बड़े रक्षा विशेषज्ञ, उनकी बात भी सुन रहा था कुछ समय पहले। उनका मानना भी ये है कि हमारे भारत जैसे देश के लोग यूरोपियन और अमेरिकन प्रोपेगेंडा से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। हमारे यहाँ लोग व्लादिमीर पुतिन को खलनायक मानने लगे और जेलेंस्की को महानायक मानने लगे हैं, क्योंकि हमें ऐसी चीजें परोसी गई हैं। हम उस भौगोलिक परिस्थिति की तरफ नहीं ध्यान देते कि नेटो की सेनाएं अगर रूस के दरवाजे पर, उसकी दहलीज पर आ जाएं, तो व्लादिमीर पुतिन कैसे उसे बर्दाश्त करेंगे। 90-91 में जिस वक्त सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो एक तरह से यह अलिखित समझौता ही था कि यूक्रेन और जो बाकी देश हैं वो इस तरह से नेटो या यूरोपियन यूनियन में नहीं जाएंगे। अब जेलेंस्की की जो लालसा थी वो लगातार इनकी गोद में बैठने की थी। तो ये कैसे संभव था कि रूस जैसी महाशक्ति अपनी धैर्य पर नेटो की सेनाओं को, उनके सारे हमले को तैनात देखें। और इसके पीछे हमें थोड़े से अतीत में हिमांशु ले जाना चाहूंगा मैं आपको, थोड़े से नहीं बहुत ज्यादा पीछे ले जाने की कोशिश करूंगा। ये पूर्वी समस्या 18वीं सदी से चली आ रही है। यूरोप का नासूर, ईस्टर्न क्वेश्चन, ईस्टर्न प्रॉब्लम, दुनिया के 2 महायुद्ध इसी सब कारण से हुए, बाल्कन प्रायद्वीप, ईस्टर्न यूरोप की वजह से। और टर्की का नाम बार बार आता, आपने भी लिया, शायद मल्होत्रा साहब ने भी लिया। तो टर्की से भी रूस का युद्ध कोई अभी का नहीं है, पहले 1-2 बार और हो चुका है। एक बार 1815 में वियना कांग्रेस के समय जार अलेक्जेंडर प्रथम ने टर्की के सुल्तान को उस वियना कांग्रेस में आने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त का जो टर्की साम्राज्य था उस पर तत्कालीन जो यूरोपियन शक्तियां थी तब भी वे उस पर नजर लगाई थी और दखल देना चाहती थी। क्रीमिया का एक युद्ध भी हो चुका है 1854 में, तब भी टर्की और रूस के बीच युद्ध हुआ था, तब भी ये यूरोपियन ताकतें दखल देने वहां आई थी। यद्यपि उस युद्ध में, क्रीमिया के 1854 के युद्ध में रूस को अंततः संधि करना पड़ी थी। लेकिन तब से अब तक देखा जाए तो वोल्गा से लेकर गंगा तक बहुत पानी बह चुका है। रूस तब से अब तक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। भले ही 1991 में वार्सा संधि संगठन विघटित हो गया और नेटो बना रहा, इसके बावजूद रूस तो कमजोर नहीं हुआ है। तो मैं अभी इस पहले चरण में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये युद्ध अंततः नेटो की एक तरह से यूक्रेन के साथ जो उसने कहना चाहिए हथियार ले लो, चढ़ जा बेटे सूली पर, भली करेंगे नेटो राम। तो नेटो राम जी तो उसकी मदद करने आ नहीं रहे, भली करने। हथियार बेचने के लिए, हथियार उसको खरीदने के लिए, विवश करने के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। और मुझे अब भी ऐसा लगता है, जिस परमाणु खतरे की बात कही थी सर ने, सोडी साहब ने,
रूस दुनिया के सबसे परमाणु शक्ति संपन्न देशों में से है, सबसे बड़ा परमाणु शक्ति संपन्न देश है जी। परमाणु युद्ध का खतरा कितना भी हो, मुझे नहीं लगता कि आज के अंतर्राष्ट्रीय राजनय में, आज के वैश्विक समय, इस ग्लोबल वर्ल्ड में कोई ऐसा करेगा कि एक छोटे से देश पर परमाणु हमला कर दे। और उसकी जरूरत भी रूस को नहीं है, वो अपने धीमी गति के युद्ध से अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर लेगा, क्योंकि NATO कभी अपनी सेनाएं भेजता हुआ अभी तो मुझे नहीं लगता कि भेजेगा, और अगर वो भेजेगा तो निश्चित तौर पर इस युद्ध का विस्तार बड़े क्षेत्र में हो सकता है, इसकी आशंका अभी बनी हुई है। मेरे साथ निशांत वर्मा जी हैं, पर डॉक्टर आके पाठक, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। आपको मनोविज्ञान की भी बड़ी अच्छी समझ रही है, मेरा तजुर्बा है आपके साथ में 30 साल का। क्या लगता है आपको जेलेंस्की की मनोदशा को देखते हुए, जेलेंस्की पूरा देश तबाह करके मानेंगे या पहले मानेंगे? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मारियोपोल के संदर्भ में रूस ने अल्टीमेटम दिया था कि सरेंडर कर दो सुबह 5 बजे तक, बोले कि हम नहीं करेंगे, और आज वही जेलेंस्की बता रहे कि अब मारियोपोल में कुछ बचा नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए अब हमारा वहां पे कुछ रहा नहीं, और वैसे भी हम मिसाइलों का मुकाबला मशीन गन से कैसे कर सकते हैं। कुल मिलाकर पूरा शहर खंडर हो गया, एक आदमी वहां बचा नहीं। उसके बाद जेलेंस्की ने मान लिया कि इस पर रूस का कब्जा हो लिया। आपसे जानना ये चाहता हूं कि जिस तरीके से ये पश्चिमी देश जेलेंस्की के प्रति सम्मान तथाकथित तौर पर प्रदर्शित करते हुए अपनी संसदों को संबोधित करा रहे, बातें करते हुए दिखते हैं, बाकी ठोस कहीं से कुछ मिला नहीं है, क्या यूक्रेन को पूरा बर्बाद करा के मानेंगे या आपको लगता है नहीं पहले ही समझ जाएंगे? देखिए मंजू, आपने बहुत सही सवाल किया। युद्ध में असल में युद्ध अकेले हथियारों से नहीं लड़ा जाता जी। युद्ध के कई मोर्चे होते हैं, एक मोर्चा मनोवैज्ञानिक भी होता है। यहाँ बड़े तीनों विशेषज्ञ बैठे, हम जानते हैं भारत और पाकिस्तान के युद्ध में सैम मानेकशॉ मनोवैज्ञानिक युद्ध भी लड़ रहे थे। वे आकाशवाणी पर, ऑल इंडिया रेडियो पर उन्होंने इस तरह की घोषणा शुरू करा दी थी कि हमने यहाँ कब्जा कर लिया है, वहां कब्जा कर लिया। हिटलर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल तबाह नहीं हो गया, उससे पहले उसके भी जर्मन रेडियो से इस तरह के संदेश प्रसारित होते थे जी। तो इस वक्त जेलेंस्की वो मनोवैज्ञानिक युद्ध भी लड़ रहे हैं यूरोपियन ताकतों और अमेरिका के सहयोग से। और चूंकि पूरा प्रोपेगेंडा मीडिया जो है उसे रूस को खलनायक बनाना है, तो वो उसके जिस तरह के, हमारा संपर्क टूट गया है डॉक्टर राकेश पाठक जी से, तो मैं निशान तैयारी है और ये चलती रहेगी। युद्ध में सेना पेट के बल चलती है। आपने कहा कि एक हमारे सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी हूं, उसका भी एक कोटेशन है कि सेना पेट के बल चलती है। पेट के बल चलने का मतलब है कि उसको रसद मिलना चाहिए, उसको गोला बारूद मिलना चाहिए, उसको खाना मिलना चाहिए, उसको आवागमन के साधन मिलना चाहिए। और अब अगर जेलेंस्की ये मान रहे हैं कि उस शहर में अब कुछ नहीं बचा, हम मशीन मिसाइलों का मुकाबला मशीन गन से कैसे करेंगे, यानी उनके पेट में अब दाना पानी नहीं है, तो अंतिम लड़ाई के रूप में वे खुद को शहीद के रूप में स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि देखिए एक छोटे से देश का राष्ट्रपति रूस से लड़ते लड़ते शहीद हो गया, भले ही इसकी कीमत में उसे अपना देश तबाह होते हुए देखना पड़े। फिलहाल मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं जी। नतीजे पर है, पर मैं निशांत वर्मा जी थोड़ा आपसे एक अलग सवाल के लिए लेकर जाना चाहता हूं। दो किस्म की धारणाएं विश्व में बन रही हैं। एक वो माहौल जो पश्चिमी देश वातावरण तैयार कर रहे हैं, जेलेंस्की देखिए किस तरीके से लड़ रहे हैं, रूस कितना अत्याचार कर रहा है, किस प्रकार की ज्यादतियां की जा रही हैं। दूसरी खबर इस प्रकार की है कि जो डोनबास एरिया है उसमें यूक्रेनी सेना के द्वारा भी बहुत बर्बरता की जा रही है। पर इन सबके बीच में जो सवाल है कि बड़े बड़े शहर तबाह हो रहे हैं, 30 लाख 40 लाख यूक्रेनी लोग विस्थापित हो चुके हैं, देश छोड़कर घर छोड़कर भाग रहे हैं। पर इसके बाद भी कहीं से जेलेंस्की के विरोध की आवाज यूक्रेन में उठ रही है, ऐसी कोई खबर सुनाई नहीं दे रही है। यूक्रेन की जनता अपने राष्ट्रपति के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। यह उन तमाम दावों के विपरीत है जिसमें यह बताया जाता है कि यूक्रेन में एक बड़ी संख्या रूस के प्रति सद्भाव रखने वालों की है। यूक्रेन में 30% 40% लोग ऐसे हैं जो रूसी ही बोलते हैं, रूस की संवेदनाएं उनके साथ हैं। इस पे आपकी कोई टिप्पणी है कि आखिर वो क्या कारण है जिसके चलते जेलेंस्की के विरोध में स्वर नहीं है, और क्या पुतिन ने ये हमला करके कमोबेश अब यूक्रेन के साथ वैसे ही संबंध कर लिए जैसे संबंध हम अगर तुलना करना चाहे तो हमारे और पाकिस्तान के हैं। हम दोनों एक ही रक्त संबंध के थे, पर दुश्मन देश के तौर पर न केवल वहां की राजसत्ता है बल्कि यहां के निवासियों के व्यवहार भी रहते हैं। आपकी टिप्पणी?
हिमांशु जी कुछ छोटे छोटे बिंदु रखूंगा, शायद उसमें आपके सवाल का विस्तृत जवाब दे पाऊं। मैंने शुरू से थैंकफुल हूं आपके चैनल का कि आपने तो जब से लड़ाई शुरू हुई वहां पे तब से इस प्रोग्राम को कंटिन्यू किया है और रिलीज रखी है। मैंने शुरू से ये बात अपने तौर पे कही है कि ये कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं जी। दिख जरूर रहा है कि 1000 से अधिक लोग मारे गए, ऐसा यूक्रेन कह रहा है। बर्बरता, जिस तरीके से बिल्डिंगों ध्वस्त किया जा रहा है, शहर बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन जिसे बहुत बड़ा युद्ध कहा जाता है, जिसके उदाहरण हम 1900 की सदी में पूरे में देते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उससे पहले, वैसा तो कुछ भी नहीं है। मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि रूस ने एक बच्चे का प्राण उमेट रखा है। नुकसान तो वॉर में जरूर होता है, वो देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर रूस पहली बात चाहता कि वो यूक्रेन को खत्म तहस नहस कर दे तो मेरे ख्याल से 48 घंटे से तो ज्यादा लगने जी। आज 1 महीने से ऊपर हो चुका है और आप जो देख रहे हैं इस समय, उसे कहते हैं कि किस तरीके से रूस ने 2 एंटिटीज को औकात दिखाई है, एक अमेरिका को और दूसरी नाटो, क्योंकि यूक्रेन तो 2 भाग में पहले से विभाजित है। हम जानते हैं कि नाइपर नदी का पूर्व और नाइपर नदी का पश्चिम ये किस तरीके से बिहेव करता आया है, ऐतिहासिक ये अपनी बातें सब समझते हैं। बड़ी बात ये है, आपने कहा कि जिस तरीके से वहां पे युद्ध चल रहा है, जो 30-40% रूसी इंक्लिनेशन वाले लोग हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे या कहां चले गए? देखिए, मैं जहां तक मान रहा हूं और जिस तरीके से मेरी ऑब्जर्वेशन है, रूरल यूक्रेन में तकलीफ नहीं है, सेमी अर्बन में तकलीफ नहीं है। जो बड़े शहरों को टारगेट किया जा रहा है, वहीं से हमको वीडियो क्लिप्स और समाचार भी मिलते हैं। मारियोपोल का आपने बेहतरीन उदाहरण दिया कि जिस तरीके से जर्जरित और खंडित हो चुका है वो शहर, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कई हजार मारियोपोल निवासियों को रूस ने अपने एरिया में स्थानांतरित भी किया है। तो इस तरीके से अगर इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे तो ये हमें जानने को मिलेगा कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच के इस युद्ध में क्या नुकसान हो रहा है। $550 बिलियन से ज्यादा का वहां पे आर्थिक नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर का हो चुका है, ऐसा यूक्रेन का कहना है। सवाल तो ये उठता है कि जेलेंस्की जैसे बुद्धिमान, कह सकता हूं क्योंकि जरूरत से ज्यादा बुद्धि है, एक तरफ पहले कह चुके हैं कि हमें नेटो से अलायंस नहीं करना, दूसरी तरफ आज भी अमेरिका का पिट्ठू बन करके अपने देश को बर्बाद होता हुआ देख रहे हैं। तीसरी बात, रूस या क्रेमलिन, पुतिन तो छोड़िए, क्रेमलिन इस चीज को नहीं होने देगा कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर के, यूक्रेन नाटो के साथ मिलकर अमेरिका का पिट्ठू बन के सोवियत रूस का जो पहले का इलाका था उसके पूरे को खतरे में डाले। इस बात पे पहले भी कई बार लड़ाइयां हो चुकी हैं, अलग अलग देशों के साथ हो चुकी हैं, और हम जानते हैं कि क्यों पोलैंड आज की तारीख में परेशान है, क्यों रोमानिया परेशान है, क्योंकि उन लोगों ने वो गलती करी थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, जो नॉन अलाइड मूवमेंट के तौर पे उन्हें चलना चाहिए था। बात पहली ये निकल के आ रही है वहां से, जो आपने कहा कि बर्बरता, जिसे एजोव बटालियन या एजोव रेजिमेंट कहते हैं, कि भाई उन्होंने जिस तरीके से बर्बरता करी और युद्ध बंदियों के साथ, मैं यहाँ पे कहना नहीं चाहता क्या क्या किया, तो आज ये भी खबर निकल के आ रही है कि एजोव बटालियन के जो चीफ हैं वो मारे गए। अब ये कितनी है कि सही है नहीं है पता नहीं, लेकिन इसकी पुष्टि बाकी होगी। लेकिन कई समाचार पत्रों में, खास करके इंडियन नहीं, बाहर के समाचार ऑनलाइन पत्रों में ये समाचार आ चुका है। उनका नाम जो है मैं लेना ठीक से नहीं आता है मुझे, लेकिन वो मुल्कों है जो मारे जा चुके हैं। मैंने आज सुबह ये सोचा था कि जिस तरीके की अज़ाव रेजिमेंट या बटालियन जिस तरीके का बिहेवियर कर रही है, क्या पुतिन साहब उन लोगों को जीवित छोड़ेंगे? क्योंकि ये जो युद्ध है ये अमेरिका और नाटो को अपनी एक लिमिट दिखाने का युद्ध है, जिसमें यूक्रेन का सहारा ले रहे हैं सभी लोग। और जैसा कि पत्रकार साहब ने बहुत सही कहा, मैं उस चीज को एक कदम आगे बढ़ा के कहता हूं, अमेरिका जो है वो बिजनेस हमेशा से करता आया है अपने रक्षा सौदों का, अपने माल सामान का। जनरल साहब बैठे हैं, ही नोस बेटर देन मी, किस तरीके से अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर अस्ला बारूद, गोला बारूद के जो बिजनेसेस हैं
वो करने के लिए अपने आप को वर्चस्व साबित करने की एक बहुत बड़ी कोशिश इतने वर्षों में, खास करके 1960 के रिसेशन के बाद उसने हमेशा रखी। लेकिन हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा इंडियन मीडिया, मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, वो अधिकांश तौर पे अमेरिकी मीडिया से प्रभावित है। हम भूल जाते हैं ये देखना कि चीन जो है वो अमेरिका से बड़ी सुपर पावर बन चुका है, और हमें यहाँ बोलना अलाउड नहीं है इंडिया में, नहीं तो ऐसा माना जाता है कि पता नहीं क्या बोल। वो आर्थिक तौर पे, सैन्य तौर पे वो कहीं ज्यादा अमेरिका से आगे बढ़ चुका है, और वो रूस का साथ दे रहा है, क्योंकि रूस और चीन के बीच में जनवरी 2022 का जो समझौता है, उसके बाद जो बाइडेन के पास कुछ बचा ही नहीं था, बजाय ये कहने के कि पुतिन बुचर है और कातिल है और मर्डरर है। तो बाइडेन साहब, आप उस देश के राष्ट्रपति हैं जिसने अफगानिस्तान, सीरिया और जाने कहां कहां आपने वो बुचर वाला काम किया था, कि आज की तारीख में पुतिन आपसे ये सवाल करता है कि गद्दाफी को मारने का अधिकार नाटो को किसने दिया था, लीबिया में घुसने का अधिकार। तो मेरी बिल्ली म्याऊं तुम्हारी बिल्ली पता नहीं क्या, ये कहानी नहीं चलती। लेकिन हाँ, सलमान खान की एक डायलॉग या गाने की लाइन बड़ी अच्छी है कि मैं करूं तो रासलीला और तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। बाइडेन साहब, शायद अमेरिका के वर्चस्व के खत्म होने को वो डाइजेस्ट, अमेरिका के वर्चस्व को खत्म होने की बात कह रहे हैं निशांत वर्मा जी। लेकिन मैं मल्होत्रा साहब आपसे बात करना चाहता हूं कि जब से युद्ध छिड़ा है, ये खबरें आ रही कि बाइडेन की अमेरिका में लोकप्रियता बढ़ गई है। अमेरिका में वह पिछले लंबे समय से, खासतौर पर अफगानिस्तान से सेना की वापसी के बाद में पिछड़ रहे थे, पर इस मसले पर हो स्वयं बाइडेन का भी यह दावा है कि उन्होंने नाटो की एकजुटता को साबित किया है कि हम सब एकजुट हैं। क्या वाकई ऐसा है? क्या अमेरिका पुतिन के संदर्भ में जो कुछ चल रहा है, यूक्रेन को जिस तरह के दांव पे लगाया जा रहा है, इसको सराह रहा है? आपका अनुभव क्या बोलता है इस पे? ये बात बिल्कुल सही है कि क्योंकि शुरू में रूस ने ये इंप्रेशन दिया था कि ये कुछ ही दिनों की बात है, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता लगेगा और ये सब कुछ वॉर का नाम से खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है जी। और इन द मीन टाइम आपने देखा, राष्ट्रपति अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो आए थे, उन्होंने ये साबित कर दिया कि नाटो, EU, G7 जब ये समिट उन्होंने अटेंड की, तो उसके बाद उन्होंने एक संकेत दिया कि नाटो जो है वो पहले के मुकाबले में बिल्कुल एक यूनिफाइड यूनिट के रूप में खड़ा हुआ, और उन्होंने फर्दर सैंक्शन भी रूस के ऊपर लगा दिए जी। साथ में जब वो पोलैंड गए तो उन्होंने पोलैंड में जाके रिफ्यूजियों के साथ भी मुलाकात की, वहां जाके पोलैंड को रीअश्योर भी किया कि हम आपके साथ हैं वहां, क्योंकि 2 मिलियन से ज्यादा यूक्रेन के रिफ्यूजी वहां पहुंच गए हैं। तो इस तरह की चीज करने से अमेरिका का अब मीडिया के ऊपर बड़ा कंट्रोल है, अब वहां इलेक्शन भी होना है। तो इस सब को देखते हुए शायद जो फिलहाल इंप्रेशन है कि वो अमेरिका में थोड़े पॉपुलर हुए हैं, वो सही हो सकता है। पर मेरा बीच में एक माफी चाहूंगा हस्तक्षेप करने के लिए। इंप्रेशन अलग चीज, पर आप जैसा अनुभवी व्यक्ति अगर हमारे साथ है तो वास्तविकता क्या है ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। क्या वाकई आपको लग रहा है कि नाटो एकजुट हुआ है? क्या वाकई एक मत होकर नाटो के देश रूस के खिलाफ मैदान में है? उन्होंने पुतिन के संदर्भ में बयान दिया, फ्रांस के राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया, हम इस राय के साथ नहीं है, हम इसे खारिज करते हैं। जर्मनी हो चाहे फ्रांस हो, सब अभी भी रूस के संदर्भ में एक तरफ सैंक्शन चल रही है, दूसरी तरफ इनके द्वारा गैस खरीदी जा रही है, तेल खरीदा जा रहा है, कोई बंद नहीं हुआ है। केवल 2 देश साथ दिखते हैं, एक अमेरिका और दूसरा इंग्लैंड। बाकी सब बीच बीच में पुतिन से बात भी करते रहते हैं, सब उनसे संवाद भी करते रहते हैं, युद्ध खत्म करने के लिए आग्रह भी करते रहते हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं। तो क्या वाकई बाइडेन जो दावा कर रहे हैं वो सही है, या सब अपने अपने देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और दुर्भाग्य ये कि सफल भी हो रहे हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि ये एक प्रोपेगेंडा वॉर भी चल रही है जी। और जो इंप्रेशन की बात इसीलिए हो रही है कि पूरे मीडिया के ऊपर उनका कंट्रोल है। जैसे अब बात देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये लड़ाई एक फ्रंट पे नहीं है। जो युद्ध हो रहा है फिजिकल, वो तो यूक्रेन और रूस के बीच में हो ही रहा है जी। पर इसके साथ साथ बिहाइंड द सीन भी जैसे इकोनॉमिक वॉर चल रही है, प्रोपेगेंडा वॉर चल रही है, ये सब बराबर चलता जा रहा है जी। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे बार बार बोला जा रहा है, खुद यूक्रेन की गवर्नमेंट कहती है कि उन्होंने
रशिया के 17,000 के करीब सैनिक मार दिए हैं जी। ठीक है, वो कह रहे हैं जी कि ये सिविलियन को और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सिविलियन उसको टारगेट करके मार रहे हैं। अब मुझे बताइए, आपने 17,000 सोल्जर मार दिए, 150 के करीब प्लेन गिरा दिए, 200 के करीब हेलीकॉप्टर गिरा दिए, कई कुछ आपने कर दिया। बदले में आपके जो यूएन के फिगर भी बताते हैं वो आज दिन तक 1100 के करीब को बता रहे हैं कि सिविलियन हताहत हुए हैं जी। अगर रशिया की आर्मी और पुतिन साहब का अगर यही हो एम कि सिविलियन को मारना है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना है, तो आप समझते हैं जिस तरह का हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं धमाके होते हुए, आग जलती हुई, धुआं उड़ता हुआ, लोग भागते हुए, तो क्या आज दिन तक 17,000 सोल्जर के बदले में 1,000 या 1100 ही जो सिविलियन वो मारे जाते? तो ये एक प्रोपेगेंडा वार है और इस इंप्रेशन के बलबूते पे उनकी वहां हो सकता है अमेरिका में वाह हो रही हो, पर मुझे लगता है कि पुतिन जो रूस की आर्मी है वो अपने एम की तरफ उम्मीद के मुताबिक ना ही सही लेकिन श्योरली बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि या तो वो सैनिक रूप में जो मिनिमम चाहते हैं वो पालेंगे या फिर कहीं न कहीं जेलेंस्की साहब अगर मान जाएं, मुझे लगता नहीं कि वो मानने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि युद्ध तब तक चल। मैं एक टिप्पणी लेना चाहता हूं, फिर सोडी साहब के पास जानना चाहता हूं। मल्होत्रा साहब, आपने कहा कि मुझे लगता नहीं कि जेलेंस्की साहब मानेंगे। जेलेंस्की साहब के मानने पे आपको संदेह या नाटो देशों की चतुरता पे या कुटिलता पर आपको इतना विश्वास है कि ये जब तक रहेंगे तब तक होने नहीं देंगे? नहीं, दोनों ही चीजें हैं। प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो है वो कुछ, मैंने उनको देखा है, कई बार देखा है, वो उनका कुछ, अब जैसे वो कह रहे हैं कि जब समझौता भी करेंगे, जैसे गारंटी चाहते हैं, गारंटी मिल भी गई तो रेफरेंडम करेंगे, तो ये तो एक ऐसा जाल है जिसका कोई इजी अंत नजर नहीं आता है। मुझे नहीं लगता कि उनका रियल एम ये है कि वार एकदम खत्म हो जाए। वो कब ये बात मानेंगे कि कौन गारंटी देगा सिक्योरिटी की, कब वो रेफरेंडम कराएंगे, तो इस दौरान तो मुझे नहीं लगता कि रूस की फौज चुपचाप बैठी रहेगी। मुझे लगता है जो उनका मिनिमम एम है उसको तो वो हासिल करके ही रहेंगे, जहां तक मैं समझ रहा हूँ उसको हासिल करके रहेंगे। मैं वापस थोड़ी सा आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि ये बीच बीच में टिप्पणी हो रही है कि जैसा पुतिन ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। उन्होंने सोचा था कि 7 दिन 8 दिन, ये आकलन किस आधार पर है कि वो 7 दिन 8 दिन में करना चाहते हैं? जो उनकी कार्रवाई देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि जितने भी बंदरगाह हैं यूक्रेन के, वो एक एक करके उन सारे बंदरगाहों पे कब्जा करते जा रहे हैं। एक प्रकार से जल मार्ग से पूरी तरीके से यूक्रेन को काट दिया जा रहा है। सारे महत्वपूर्ण शहरों पर वो योजनाबद्ध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने एक तरफ कीव में उलझा के रखा, लेकिन दूसरी तरफ अपनी बढ़त जितने भी समुद्री रास्ते उन पर कर ली। क्या आपको नहीं लगता है कि कीव एक रणनीति के तहत उलझाने में रखा? जेलेंस्की या नाटो देश इसी उपलब्धि पे मुग्ध रहे कि कीव हमने अभी तक बचा रखा है और असल जहां से रसद आ सकती है, जहां से साजो सामान आ सकता है, वो पूरे रस्तों पे रूस ने कब्जा कर लिया। डॉक्टर हिमांशु जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। रूस ने ये प्लानिंग और ये सोच विचार बहुत सालों से किया है जी। रूस के उत्तर में जहां आर्टिक महासागर से इसका लैंड लगता है, 24,000 किलोमीटर का इसका सी कोस्ट है आर्टिक महासागर के साथ जी। लेकिन आर्टिक महासागर में दिक्कत ये है कि साल में से 9 महीने वहां पे बर्फ जमी होती है आर्टिक महासागर में, तो वहां पे पनडुब्बियां या शिप्स, जहाज वहां पे चल नहीं सकते हैं जी। तो रूस के पास दिया हुआ सब कुछ है, आर्थिक तरीके से भी मजबूत है, सैनिक शक्ति से भी, और न्यूक्लियर हथियार भी हैं, लेकिन उसमें एक ही कमी थी कि उसके पास गर्म पानी तक पहुंचने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया आर्टिक महासागर 12 में से 9 महीने उसमें बर्फ जमी रहती है। तो उसको जो गर्म पानी चाहिए था, जहां पे पूरा साल पानी के जहाज चल सके, पनडुब्बियां चल सके, वो उसको यूक्रेन के थ्रू मिलना था। और मैं आपको ये और विस्तार में समझाना चाहूंगा कि अगर हम यूक्रेन और रूस का मैप देखें तो यूक्रेन और रूस के बीच में एक सी ऑफ एजोव आता है जी। सी ऑफ एजोव जुड़ता है ब्लैक सी से, ब्लैक सी जुड़ता है मेडिटेरियन सी से, और मेडिटेरियन सी ये अटलांटिक महासागर से जुड़ता है। अब अटलांटिक महासागर में पानी गर्म रहता है, यानी कि वहां पे बर्फ नहीं जमती, और पूरे 12 महीने वहां पे पनडुब्बियां या पानी के जहाज चल सकते हैं। तो
रूस ने क्या किया, जो हम ये यूक्रेन की लड़ाई अब देख रहे हैं, ये इसने बहुत पहले प्लानिंग की। और 2014 में जब उसने क्रीमिया पे कब्जा किया, उस पे क्रीमिया पे कब्जा करने का मेन मकसद ये था कि सी ऑफ एजोव से ब्लैक सी तक जो स्टेट ऑफ कर्च है बीच में, वहां पे जो कर्च की जल संधि है उस पे ये कब्जा कर ले और उसको अपने पनडुब्बियां या पानी के जहाज मूव करने में प्रॉब्लम नहीं हो। टर्की, जो कि हालांकि नाटो का हिस्सा है, लेकिन उसके रिश्ते रूस के साथ कई सालों से बहुत अच्छे रहे हैं। और जो टर्की है वो डार्डेनेल्स स्ट्रेट को कंट्रोल करता है और उसने अब तक उस स्ट्रेट को बंद नहीं किया है। और रूस की जो नेवी की पनडुब्बियां हैं और जो पानी के जहाज हैं वो अब तक चल रहे हैं। तो इस लड़ाई में रूस ने क्या हासिल किया कि उसने अपना जो गर्म पानी का रास्ता था सी ऑफ एजोव से ब्लैक सी से लेके अटलांटिक महासागर तक, उसने अपना वो पूरा रास्ता क्लियर कर दिया। बाकी यूक्रेन पे तो हमला चल ही रहा है, लेकिन उसने जो ये पानी का पूरा ये रास्ता था वो उसने अपने पूरे हक में कर लिया है। अब उसको बिल्कुल कोई चिंता नहीं है कि वहां पे बर्फ जमेगी, मेरी पनडुब्बियां या मेरा पानी का जहाज नहीं चल पाएगा। अब उसको 12 महीने गर्म पानी के उसके पास ये व्यवस्था है, जहां वो अपने पनडुब्बियां और पानी के जहाज ब्लैक सी से लेके अटलांटिक महासागर तक कभी भी भेज सकता है। बड़ा महत्वपूर्ण आकलन सोढ़ी साहब ने दिया, लेकिन इसके साथ में एक सवाल खड़ा होता है डॉक्टर राकेश भड़क जी, क्या पुतिन का ये कदम एक संप्रभु राष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं है? पहला सवाल आपसे। दूसरा, जिस विस्तारवादी सोच के खिलाफ हम लोग हमेशा बात करते हैं, एक स्वतंत्र देश जिसके पास अपना सब कुछ था, उसे छीनने के लिए डोनबास क्षेत्र की आजादी, डोनबास के लोगों की आजादी, कुल मिलाकर दूसरों के नाम पर अपने स्वार्थ की सिद्धि, जैसा सोढ़ी साहब ने विस्तार पूर्वक बताया है, क्या आपका नजरिया बदलता है व्लादिमीर पुतिन के संदर्भ में, या आप अभी भी व्लादिमीर पुतिन को नायक के तौर पर देखना चाहते हैं? क्योंकि हम अभी तक जितनी भी बातचीत कर रहे थे उसमें खलनायक के तौर पर जो बाइडेन और नाटो देश दिखाई देते थे, मूर्ख के तौर पर जेलेंस्की दिखाई देते थे, और देश के प्रति समर्पित और नायक के तौर पर पुतिन दिखा रहे थे। लेकिन सोढ़ी जी ने जो बात कही है उसके तहत समझ में आता है कि एक देश ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे देश को काट देने का फैसला लिया है। क्या कहते हैं डॉक्टर राकेश भड़क? देखिए, सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल ऐसा स्पष्ट लगता है जी, क्योंकि ये विस्तारवाद इस नजरिए से भी प्रतीत होता है कि अब नेटो को रोकने के लिए, बीच में एक बफर स्टेट के रूप में था यूक्रेन जी, उसे रोकने के लिए सचमुच एक सार्वभौम राष्ट्र के भीतर घुसकर, कुछ दिनों पहले वे 2 दूसरे अलग क्षेत्रों को स्वायत्त घोषित कर चुके हैं पुतिन जी, अब तीसरे को भी करने वाले हैं, और एक तरह से यूक्रेन की पूरी जो सार्वभौम उसकी जो संप्रभुता है उसे खत्म करने का ही युद्ध प्रतीत होता है ये। लेकिन हम यहाँ बैठकर अपने टेलीविजन चैनल पर बैठकर ये आकलन बहुत आसानी से नहीं कर सकते कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में रूस ऐसा क्यों होने देगा कि दुनिया की दूसरी ताकतें यूक्रेन में घुसाएं। क्या वो विस्तारवाद नहीं होगा? क्या यूक्रेन के भीतर आकर नेटो की सेनाएं उनके अड्डे बन जाएं, उनकी सेनाएं वहां डिप्लॉय हो जाएं, उनके कैंप वहां खड़े हो जाएं, तो वो भी एक तरह से उसके वास्तविक अस्तित्व पर सवालिया निशान लगाने का काम करेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया थी जी, जो 2 शीत युद्ध काल था जिसको कहना चाहिए वार्सा और नाटो के बीच में जी, वो अब खत्म हो चुका है। ये पहली बार हो रहा है कि रूस वार्सा के खत्म होने के बावजूद एक अकेला देश नेटो और यूरोपियन यूनियन के खिलाफ इस रूप में लड़ाई लड़ रहा है कि उसके आसपास की जो दुनिया है, आप अमेरिका किस मुंह से, हम जिस विस्तारवाद की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका किस मुंह से ये सवाल उठा सकता है जो वियतनाम से लेकर, लीबिया से लेकर, इराक से लेकर अफगानिस्तान तक दूसरे तमाम देशों में घुसकर उन्हें तबाह कर चुका है, जो कि उसकी अपनी भौगोलिक सीमाओं से बहुत दूर थे। उनके आंतरिक संघर्षों से अमेरिका को सीधे कोई प्रभाव नहीं पड़ना था, लेकिन यहां तो बिल्कुल रूस की सीमा से लगा हुआ उसका ही पूर्व का एक हिस्सा, उसका ही 1991 से पहले का अपना एक भाग, उसमें अगर दुनिया की दूसरी ताकतें आकर बैठ जाएं तो उसे रोकने का अधिकार रूस को मिल सकता है। इस नाते से अगर आपकी बात को सीधे मर्म में कहूं कि एक देश की सार्वभौम सत्ता का सम्मान है और इस पर आपत्ति उठाई जा सकती है कि कोई दूसरा उस पर कब्जा करने की कोशिश ना करे, पर तब यह सवाल नहीं उठ सकता है जब कोई देश अपनी सार्वभौम सत्ता को किसी दूसरे देश
या दूसरे देशों को गिरवी रख देने के लिए तैयार हो, तो फिर जाके ये सिद्धांत नहीं बचता। आपकी बात से मर्म ये निकलता है। लेकिन मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए एक बार फिर निशांत वर्मा जी के पास रुख करना चाहता हूं, और निशांत जी आपसे जानना ये चाहता हूं कि कुल मिला के आपको समाधान किस रूप में दिख रहा है? इस समय सब लोग समाधान की बात कर रहे हैं, सब कह रहे हैं युद्ध से समाधान नहीं निकलता, समाधान तो बातचीत से ही निकलेगा। पर हम मल्होत्रा साहब से बात कर रहे थे, हम सोढ़ी साहब से बात कर रहे थे, डॉक्टर राकेश पाठक जी से बात कर रहे हैं, बात चल जरूर रही है, पर समाधान की उम्मीद किसी को भी नहीं है। आप है इस उम्मीद के साथ कि बातचीत से समाधान निकलेगा? हिमांशु जी, किसी भी चीज का समाधान ढूंढने से पहले जी उसकी जड़ें ढूंढनी पड़ती हैं कि ये हुआ क्यों जी, ये युद्ध हो ही क्यों रहा जी। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि नाटो आज की तारीख में है ही क्यों वहां जी। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि अमेरिका क्यों चाहता है कि पोलैंड हो, हंगरी हो, टर्की हो, कोई भी नाटो का देश हो, या वो यूक्रेन को साथ में लेके वहां पे अपने नाटो के माध्यम से बंदूकें, तोपें और हवाई जहाज के बेस, मिसाइल्स किसकी तरफ रखना चाहता है? मुंह किधर होगा? रूस की तरफ। भाई सोवियत यूनियन खत्म हो चुका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, शीत युद्ध खत्म हो गया, तो ये वहां करना क्या चाह रहा है? जड़ ये है। अगर हम इस जड़ को समझें तो फिर गलती तो अमेरिका की है कि तुम अभी भी यूरोप और यूरोपियन कंट्रीज में बैठ के रूस की तरफ मिसाइल और बंदूक तानोगे। अगर यही मैं उदाहरण दूं कि अंग्रेज चले गए 1947 में, ठीक है, भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, इंडिया बना। फर्ज करिए कि ब्रिटेन वाले जो हैं वो लाहौर और कराची और रावलपिंडी में आकर के बेस बना ले और बंदूक तान दे इंडिया की तरफ, तो हम क्या सवाल नहीं करेंगे कि चलिए इंडिया पाकिस्तान का तो झगड़ा है जी, तुम पाकिस्तान की जमीन पे आके मेरी तरफ मिसाइल क्यों किए हो? अगर ये बात समझ में आए तो आज अमेरिका जो गलती कर रहा है वो ये कि वर्चस्व की लड़ाई में यूरोप में बैठ के रूस को वो इशारा कर रहा है कि देखो तुम मेरी फायरिंग रेंज में रहोगे। अगर ये समझने की दूसरे तौर से हम समझें तो ये करने के बावजूद भी अमेरिका कभी लड़ नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस जमाने में थी। हम सबको पता है कि V2 नाम का रॉकेट जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बनाया था, जो जर्मनी से लंदन तक मार करता था। आज हम ICBM के जमाने में जीते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, और रूस से अलास्का और रूस से अमेरिका और चीन से अमेरिका की दूरी कुछ बची नहीं है। याद करिए वो मंजर पर्ल हार्बर का कि जब अमेरिका शांति से पर्ल हार्बर में बैठा था, ये सोच के कोई आ ही नहीं सकता यहाँ पे, और जापान की उस 2 फ्लीट्स ने जाके उसकी क्या बर्बादी की थी। वो बात और है कि उसके बाद अमेरिका ने वहां न्यूक्लियर बॉम्ब डाले, लेकिन आज की तारीख में अमेरिका इज वेल विद इन द फायरिंग रेंज ऑफ दीज कंट्रीज जी। और अमेरिका वो देश है जिसके वेस्टर्न कोस्ट पे सियाटल से लेके लॉस एंजलिस तक हिम्मत नहीं होगी कि अमेरिका युद्ध बोल ले, लेकिन अपने आर्मामेंट बिजनेस, गोला बारूद के बिजनेस के चलते वो हमारे देशों को बर्बाद कह लीजिए तो बर्बाद या बेवकूफ बनता आया है। पहले पाकिस्तान देखा, अफगानिस्तान देखा, सीरिया देखा, लीबिया देखा, इराक देखा, इराक की लड़ाई देखी, जाने क्या हमने नहीं देखा, क्योंकि अपनी जमीन पे लड़ने की उसमें क्षमता थी। मैं समाधान के सवाल पे आपका सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर जेलेंस्की चाहें तो वो अपने देश को बचाएं, क्योंकि अपना काम स्वयं करो एंड चैरिटी बिगिंस एट होम, ये दोनों चीजें यहां पे फिट होती हैं, बजाय कि किसी और के सहारे बैठने के, क्योंकि जेलेंस्की तो उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे वहां, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कल को पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाए वॉर, जेलेंस्की तो चले जाएंगे, वो हजारों लाखों यूक्रेनियंस का क्या होगा, और ज्यादा से ज्यादा अगर वो शहीद भी हो गए जेलेंस्की तो भी यूक्रेन का क्या होगा? तो उसमें उनकी बुद्धिमत्ता कहां जाएगी? किस बात के स्टेट्समैन? इसका सवाल है। निशांत वर्मा जी कह रहे हैं वो बच सकते हैं। सवाल यह कि जेलेंस्की अपने देश के वजूद को या अपने कद को किसको चुनना चाहते हैं। लेकिन सबके बीच में मैं एक टिप्पणी जो मल्होत्रा साहब आपसे लेना चाहता हूं। हम रूस यूक्रेन पे बात कर रहे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं भारत में बैठ के। भारत की भूमिका पर भी सवाल है, और ऐसे में आप जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति है तो इसका उत्तर आपसे मिल सकता है।
एक वर्ग है जो कह रहा है कि भारत ने इस युद्ध के दौरान अपनी भूमिका के तहत जो गुटनिरपेक्ष की नीति थी उसका परित्याग कर दिया। हम साफ तौर पर रूस के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। आपकी टिप्पणी भारत की वर्तमान भूमिका को आर.एस. मल्होत्रा साहब जो पूर्व राजदूत हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, किस दृष्टि से देखते हैं? मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूं कि भारत का जो रवैया है वो इम्पार्शियल रहा है जी। भारत ने कड़े शब्दों में रूस का मतलब निंदन नहीं किया है, वो बात सही है जी। लेकिन साथ में भारत ने अपने हितों को नजर रखते हुए ये रवैया अपनाया है कि हम इम्पार्शियल रहेंगे। मैं न्यूट्रल नहीं कह रहा हूं, हम इम्पार्शियल रहेंगे जी। और जब यूक्रेन की बारी आती है तो आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रेसिडेंट पुतिन से भी और प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी दो बार बात की और उनको ये हमेशा जताया कि प्लीज आप वायलेंस को का रास्ता ना अपनाएं, आप जो है नेगोशिएटिंग टेबल की तरफ जाएं, बातचीत करें, डिप्लोमेटिक जो जरिए हैं उनके द्वारा अपनी समस्याओं का हल करें। तो ये हमने जरूर उनको समझाया है और बताने की कोशिश की है। साथ में हमने यूक्रेन में भी जैसे हमने कई बार उनको मेडिसिन भेजी है, इस तरह की सहायता हमने करने की कोशिश की है। हमारे वहां स्टूडेंट भी थे, उनको भी वापस लाना था, उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते आप। रशिया के साथ हमारे बहुत गहरे हर तरह के 100% सामान शायद अब तक भी 55 to 60% उन्हीं से आता है। हमारे तरफ दो बहुत चाइना और पाकिस्तान के रूप में ऐसे देश हैं जो हमारे ऊपर बुरी नजर रखे हुए हैं। अगर इन हालातों में हमने रशिया के प्रति ऐसा रुख अपनाया कि वो इन दोनों के प्रति थोड़ा नर्म हो जाए तो हमारे लिए समस्याएं बढ़ेंगी। तो मुझे लगता है हमने ये सब कुछ देखते हुए ही एक ऐसा रुख अपनाया है जो भले ही लगे कि हम रशिया के साथ खड़े हैं, लेकिन हमने ये सब अपने हित में, अपने हितों को देखते हुए किया है। और मुझे लगता है कि अब तो इवन पाकिस्तान जैसे देश के प्रधानमंत्री जो शायद अब पता नहीं हफ्ते के मेहमान हैं या कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि भारत की वो विदेश नीति की प्रशंसा करते हैं। तो मल्होत्रा साहब का मानना है कि जो भी भूमिका में है वो सराहनीय है और ऐसे विषय पे जब टिप्पणी हो तो हस्तक्षेप निशान जी का ना ये हो ही नहीं सकता। तो निशान जी आपकी टिप्पणी। क्षमा प्रार्थना, भारत का कोई स्टैंड है ही नहीं इस मामले के अंदर जी। मेरा मानना है कि ना अमेरिका जी चीन से बिगाड़ सकते हैं ना रूस से बिगाड़ सकते हैं। इसलिए जैसा राजदूत साहब ने बिल्कुल सही कहा कि न्यूट्रल नहीं है, शायद इम्पार्शियल टॉक है, लेकिन बेसिकली वो एक डिप्लोमेटिक वर्ड फ्रेजोलॉजी हम यूज जरूर करते हैं। लेकिन बेसिक एक आम इंसान होकर के मैं ये कह सकता हूं कि मेरे देश का इस मामले में कोई स्टैंड नहीं है। उसका दो कारण है। एक, हम तीनों देशों से नहीं ले सकते इस समय कोई भी बात, और दूसरा ये कि हमें सबसे पहले अपने अंदर की शक्तियों को उजागर करना बाकी। क्या हम इस मामले में पढ़ के आज की तारीख में हम यूक्रेन को क्या समझते हैं? हमारे पास यूक्रेन से भी बहुत सारे बिजनेस टाई अप, हमारे साथ रूस से भी हैं, हमारे साथ चीन से भी हैं, जो मर्जी कह लीजिए। आज हम जानते हैं कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर ओआईसी से निकल के काबुल होते हुए, दिल्ली होते हुए, नेपाल होते हुए अपने देश गए। कहां चर्चा है इस बात? क्या बोल के गए, क्या नहीं बोल के गए, हमें पता तक नहीं। हम शायद ये कह रहे, बड़े आराम शब्दों में कह रहे हैं कि ठीक है कुछ बातचीत हुई, पता नहीं क्या इंस्ट्रक्शंस देके गए या इंस्ट्रक्शंस लेके गए, आई डोंट नो। तो इस वजह से इंडिया का स्टैंड जो है वो बेसिकली लेने जैसा है भी नहीं और लेना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। निशांत वर्मा जी का अपना तरीके से उसकी अभिव्यक्ति है, मल्होत्रा साहब की अपनी तरीके से अभिव्यक्ति है, लेकिन कुल मिलाकर हमारी कोशिश इस पूरे मसले में ये रही कि कोई भी पक्ष हमसे नाराज ना हो। अब तक के हालात में ऐसा लगता है कि हम अपने उद्देश्य में सफल हैं। अभी तक किसी ने हमारी भूमिका को लेकर सवाल नहीं उठाए। पर इस चर्चा का जो सबसे बड़ा नतीजा है वो युद्ध की समाप्ति के संदर्भ में मिली हुई तारीख है। सोढ़ी साहब के माध्यम से, जिन्होंने बहुत विस्तार से युद्ध के सभी पहलुओं को हमारे साथ साझा किया, उन्होंने तारीख दी है। यह युद्ध 9 मई तक खत्म हो जाएगा, ऐसा सोढ़ी साहब का तमाम प्रकार के पहलुओं को आकलन करने के बाद नतीजा है। क्या वाकई यह नतीजा आने वाले समय में सही साबित होगा, हमें इंतजार रहेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युद्ध के माध्यम से साफ दिख रहा है कि इंसान की चिंता कोई नहीं कर रहा है। सब इसके माध्यम से अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो जेलेंस्की हैं, चाहे बाइडेन हैं, चाहे
नाटो अलायंस है और चाहे व्लादिमीर पुतिन है, लेकिन सवाल उन हजारों लोगों की असमय हो रही मौतों का है जो इस युद्ध के चलते भेंट चढ़ रहे हैं। क्या इनके विषय में कोई विचार करेगा? इस पर हम सब विचार करें। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। जो बात मैंने कही इसको साहिर लुधियानवी ने एक कमाल के शेर के माध्यम से व्यक्त किया। वो शेर आपसे साझा करता हूं। ये जो लड़ाई चल रही है और इसके माध्यम से समाधान की जो लोग बात कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, तो साहिर लुधियानवी ने लिखा कि जंग तो खुद ही एक मसला है, कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, सामने साबित हो रहा है। रूस और यूक्रेन के संदर्भ में जो तमाम विषय थे उन्हें हल करने की उम्मीद कहां से करें? उनके बीच में जो जंग हो रखी है वही सबसे बड़ा मसला बनकर हमारे बीच में है। इस मसले का कोई समाधान निकलना चाहिए। आज फिर बैठे हुए हैं दोनों देशों के राजनयिक। क्या कोई समझदारी भरा फैसला हमारे बीच में आएगा? इंतजार करते हैं और अब आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।